नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में हैं गाजियाबाद के नए विधायक संजीव शर्मा, जिन्होंने हाल ही में हुए उपचुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पधारे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे एक शेर याद आ रहा है किसी शायर का, जो आपके व्यक्तित्व पर बिल्कुल जैसे चस्पा होता है कि किसी को गिराया ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। किसी को गिराया ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहां लोग पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। तो ये मुझे इसलिए याद आया संजीव जी, जब आपसे बातचीत होने का तय हुआ था तो मैंने एक फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, तो उसमें कई लोगों ने कहा कि संजीव भाई से ये पूछना। तो उसमें सत्येंद्र सिंह है, वो जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह आपने ये सफलता हासिल की है, महानगर अध्यक्ष का आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और अब आप विधायक बने हैं, तो इसके पीछे किसका आशीर्वाद आप मानते हैं? कौन सी शक्ति है जो आपको इतना आगे बढ़ा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभार करूंगा कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया। पहले मुझे 2 बार पार्टी का महानगर अध्यक्ष बनाया। जहां लोग एक बार बनने के लिए तरसते हैं, पार्टी ने मुझ पर नगर निगम का चुनाव होने के बाद लोगों पर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगते हैं। बिल्कुल। केवल उत्तर प्रदेश में मैं अकेला ऐसा अध्यक्ष था जो नगर निगम के चुनाव को पास कर सका। नगर निगम के चुनाव होने के बाद मुझे दोबारा से पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और कार्यकर्ताओं का असीम प्यार मुझ पर रहा। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी अभियान, कोई भी आयाम पार्टी ने मुझे दिया। तो गाजियाबाद दिल्ली से नज़दीक होने के कारण बहुत सारे कार्यक्रम एक्स्ट्रा भी होते हैं, तो कार्यकर्ताओं ने मुझे कभी निराश नहीं किया। जितनी अपेक्षाएं पार्टी के नेतृत्व की रही, उससे कहीं ज़्यादा शानदार कार्यक्रम गाजियाबाद में हुए। तो मैं कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। और जनता ने मुझे इतने कम पोलिंग के बावजूद भी, केवल 33% पोलिंग हुआ गाजियाबाद उपचुनाव में, उसके बाद भी 70,000 के भारी वोटों से जिताया। इसलिए गाजियाबाद की महान जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आपका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने आज यहाँ पर बुलाया और अपने दर्शकों से मुलाकात करने का एक अवसर दिया। अच्छा संजीव जी, पिछले अगर 10 साल का हम गाजियाबाद बीजेपी का राजनीति का इतिहास देखें, तो 10 साल में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मौका आया हो जब गाजियाबाद के सांसद और गाजियाबाद के विधायक ने साथ साथ बैठकर गाजियाबाद के विकास पर कोई चर्चा की हो, बात की हो। जैसे कि जनरल वीके सिंह सांसद थे और अतुल गर्ग जी विधायक थे। अब अतुल गर्ग जी सांसद हैं और संजीव शर्मा यानी आप विधायक हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप दोनों साथ साथ बैठकर गाजियाबाद शहर के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे? नहीं, सोचेंगे नहीं, सोच रहे हैं जी। 100% हम और अतुल गर्ग जी मिलकर कोई भी प्रदेश का विषय होता है तो अतुल जी तुरंत मुझसे बात करते हैं। और पिछले 1 महीने में जब से मैं चुनाव जीता हूं और मैंने अपना काम शुरू किया है, अतुल जी का लगातार रोज़ फ़ोन आता है। प्रदेश का कोई भी मामला हो, वो हमेशा मुझे सलाह देते हैं। और केंद्र के जो इतने सारे काम मेरे पास आते हैं, तो मैं माननीय सांसद जी को, चाहे रेलवे का मामला हो या किसी हॉस्पिटल्स का मामला हो, कोई भी केंद्र से संबंधित है, मैं हमेशा उनसे बात करता हूं। और हम आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम लोगों का पूरा विचार है कि गाजियाबाद को, विकास को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। यानी विकास में अब तेजी देखने को मिल सकती है? बहुत तेजी मिलेगी। एक एक मिलकर 11 होते हैं। 1+1 वैसे तो 2 बताते हैं, लेकिन हम और एक एक मिलकर 11 हो जाएंगे। अच्छा, जैसे मैंने वो फेसबुक की पोस्ट का जिक्र किया था, ये श्री महेंद्र नारायण गिरी दुधेश्वरनाथ मंदिर के जो पीठाधीश हैं, तो उन्होंने कहा है संजीव जी जीतने के बाद उन्होंने सर्वे शुरू करा दिया था, कॉरिडोर जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह के गए थे अपनी सभा में, और उन्होंने ये भी कहा था कि संजीव भाई जीतने के बाद सबसे पहले इसी काम को कराएंगे। तो महेंद्र जी कह रहे हैं कि संजीव भाई ने सर्वे का काम शुरू कराया है, जमीनी स्तर पर काम कब शुरू हो पाएगा? ऐसा अभी मैं महेंद्र जी से मिला था 3 दिन पहले, तो बहुत दिनों से कॉरिडोर का मामला या इसको चौड़ीकरण का मामला चल रहा है। प्रस्तावित था ये। लेकिन मैंने जीतने के बाद सबसे पहले, बल्कि जब सभा में आए थे महाराज जी, मेरी चुनावी सभा में, मैंने महाराज जी से कहा था, मैंने महाराज जी दुधेश्वरनाथ मंदिर का कॉरिडोर का काम जल्दी आरंभ होना चाहिए। उन्होंने बोला भी था जी। उसके बाद भी जब मैं शपथ ग्रहण करने गया, मैंने तब महाराज जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी से कि महाराज जी दुधेश्वरनाथ मंदिर के कॉरिडोर का, उन्होंने तुरंत 6 करोड़ रुपए को सैंक्शन कराने का काम किया और सर्वे के लिए एक समिति बनाने का काम किया, जिसमें असीम अरुण जी प्रभारी मंत्री आए थे। हमने जीडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन की एक समिति बनाई है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि
जो मंदिर प्रशासन है उसके द्वारा भी और जिला प्रशासन के द्वारा भी जो दुकानदार हैं उन सबको चिन्हित कर लिया गया है और एक ड्रोन सर्वे भी करा लिया गया है। लगातार नगर आयुक्त उसका सर्वे कर रहे हैं, उसका नक्शा तैयार कर लिया गया है और नेहरू युवा केंद्र के जो डायरेक्टर हैं, जो नोडल एजेंसी है, वो इसको सबको काम को पूरा कर रही है। मुझे लगता है कि क्योंकि मेरी भी बहुत आस्था दुधेश्वर नाथ मंदिर में है, मैं लगातार वहाँ पर जाता हूँ। मैंने अपना नॉमिनेशन करने पर, मैं चुनाव जीतने से पहले, वोटिंग गिनती पर, चुनाव जिस दिन था उस दिन भी मेरी बहुत आस्था है दुधेश्वर नाथ मंदिर में और मेरा संकल्प है कि इस काम को मैं जल्दी से जल्दी पूरा करूँगा। आपने चुनाव से पहले शिव कथा का आयोजन भी आपकी तरफ से हुआ था, शायद एक हफ्ते वो कथा चली थी। जी। अच्छा, ये राष्ट्रवर्धन अरोड़ा हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग बहुत पहले से उठ रही है और आप भी और अन्य जनप्रतिनिधि भी इसका समर्थन कर रहे हैं। गज प्रस्त या कुछ और नाम रखने की बात है, तो क्या इसमें कुछ इस मामले को आप आगे बढ़ाएंगे? मैं जब महानगर अध्यक्ष था तब एक संदीप त्यागी रस्म जी मेरे पास एक पत्र लेकर आए थे। मैंने सभी विधायकों के, गाजियाबाद के विधायक, सांसद, और मैंने भी एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था जिसमें सब लोगों ने आग्रह किया था कि गाजियाबाद का स्थान का परिवर्तन किया जाए। नगर निगम ने भी इसको प्रस्तावित किया है। अब निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर फिर एक बार बात करेंगे। संजय जी, एक सवाल और मैं ये सोशल मीडिया से ले रहा हूँ। क्षितिज सिंगल हैं, क्रॉसिंग में रहते हैं, तो इन्होंने कहा है कि जब आप चुनाव के दौरान आप उधर गए होंगे कि ABS कॉलेज से शाहबेरी पुलिया तक सड़क को चौड़ा कराने की बात थी और ये इसलिए ज़रूरी कि गाजियाबाद और नोएडा के बीच रोजाना हज़ारों गाड़ियाँ इधर आती जाती हैं, तो इसको लेकर वो जानना चाह रहे थे। एक बहुत बड़ी समस्या है क्रॉसिंग के जाम की। उसमें कुछ ज़मीन आ रही है जिसकी वजह से कुछ रास्ता छोटा हो जाता है, लेकिन इसे प्रायोरिटी पर लेते हुए 119 करोड़ रुपए का जो नाला है उस नाले को पटवाने का काम कर रहे हैं। और जो चौड़ीकरण वाला मामला है, GDA के VC ने अभी 2-3 बार वार्ता की है और मुझे लगता है मामला अभी सुलझने वाला है। सुलझने के बाद चौड़ीकरण भी हो जाएगा और रास्ता सुगम हो जाएगा। ये बहुत राहत का काम हो जाएगा। जी, बड़ी समस्या है वहाँ के लिए। अच्छा, अभी आपका पहला विधानसभा सत्र संपन्न हुआ है, लखनऊ से आप लौटे हैं, तो कुछ वहाँ के अनुभव, क्या कुछ आपने शासन को दिया है, क्या गाजियाबाद को लेकर क्या खाका आपके मन में है? देखिए, मैंने जो गाजियाबाद की जो मूलभूत समस्या है, महानगर अध्यक्ष रहते हुए तीनों विधानसभाओं की, और 500 बूथों में से लगभग 350 बूथों पर मैंने प्रवास विधायक बनने से पहले ही कर लिया था। इसलिए मुझे गली गली की समस्याएं, जो प्रमुख समस्याएं हैं गाजियाबाद की, दुधेश्वर नाथ मंदिर के लिए मैं महाराज जी से मिला था और मैंने कहा कि तेजी आनी चाहिए काम में। एक पत्र दिया मैंने। एक पत्र लाइन पार क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अपने भाषणों में, शिक्षा और स्वास्थ्य ये मेरे लिए प्रमुख मुद्दे होंगे। तो एक डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव दिया है। 5 ऐसी टंकियां हैं पानी की जो बनकर खड़ी हैं जल निगम द्वारा, और उन्होंने नगर निगम को उसे हैंडओवर नहीं किया है, जबकि 85 करोड़ रुपए उनको भुगतान भी कर दिया गया। ये लाइन वार क्षेत्र में है पाँचों पानी की टंकी उसमें है। तो मैंने जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करने की भी बात की है और उनसे जल्द से जल्द नगर निगम को हैंडओवर हो जाए तो जो पेयजल की समस्या है उस क्षेत्र में वो खत्म हो जाए। जी। महामाया स्टेडियम को उच्चीकरण कर उसके लिए, खेलों के लिए एक अच्छा प्रस्ताव मैंने तैयार किया है। 16 करोड़ रुपए लगभग खेल मंत्री से मैंने उसको स्वीकृत करने की वो तैयारी में है। उसके अलावा PWD के जो NH के बराबर में 2 रोड्स हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो NH9 के उधर की कॉलोनियाँ हैं उनके लिए। ऐसे बहुत सारे पत्र मैंने, MMG हॉस्पिटल है बिल्कुल टूटने के कगार पर है, उसको डिमोलिश करके दोबारा से उसको तैयार करा जाने का योजना है। एक क्रॉसिंग में जो 50 बेड का हॉस्पिटल जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं तैयार हुआ है, उसका रिक्रूटमेंट कराने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है और बहुत जल्दी उसमें स्टाफ आने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं करीब 30 पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को और समाज कल्याण मंत्री जी को, डूडाहेड़ा में एक तालाब है, उसके तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए अमृत पेयजल योजना के तहत, ऐसे मैंने बताया कि 30 पत्र मैं देकर आया हूँ। जो मेरा सबसे पहला सत्र है उसमें मैंने 30 पत्र सभी तरह तरह के मंत्रियों को, जो चाहे नगर विकास मंत्री हो, चाहे समाज कल्याण मंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, खेल मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबको दिए मैंने। संजीव, जैसे आपने अभी नगर निगम चुनाव की चर्चा की, तो ये बात तो है कि आपसे पहले के जो कार्यकाल में कुछ पदाधिकारी ऐसे रहे जिन पे कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठे हैं, लेकिन आप बिल्कुल बेदाग उस दौर से गुजरे हैं।
और जहां तक मुझे याद आ रहा है, गाजियाबाद में जितने भी चुनाव आपके कार्यकाल के दौरान हुए, सभी में बहुत अच्छे परिणाम रहे। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? लोग तो आपको दे रहे हैं। मैं तो ये श्रेय कार्यकर्ताओं को और अपने शीर्ष नेतृत्व को देना चाहूँगा। मोदी जी और योगी जी, ये सही है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हमारे समय में एमएलसीज के चुनाव हुए हों, स्नातक के हुए, शिक्षक के हुए, स्थानीय निकाय के हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जो भी चुनाव हुए, कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, उन सब में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की है। इसका श्रेय सबसे पहले मैं कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा कि मेरे साथ कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ काम किया और एक उद्देश्य के साथ काम किया कि हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। अगर हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से जब नींव मजबूत होती है तो ऊपर तक हम सब लोग सफलता प्राप्त करते हैं। अच्छा संजीव जी, आपके कार्यकाल में, महानगर अध्यक्ष के कार्यकाल में, ये आपने भी बताया और हम भी देखते रहे पत्रकार होने के नाते, सुबह से लेके शाम तक की भाग दौड़, मतलब एक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा शुरू कर दिया। तो इतनी भाग दौड़, इतनी व्यस्तताओं के बीच फिर किस तरह से एक पारिवारिक जीवन भी होता है, एक व्यक्तिगत जीवन भी होता है, तो किस तरह आप सामंजस्य बैठाते रहे हैं? देखिए, यही तो एक कला है। मेरी वाइफ भी टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, और 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में मैंने कहीं ना कहीं एक समन्वय स्थापित किया है, संतुलन बनाया है, और मैंने प्रयास किया है कि थोड़ा समय परिवार को दूं और ज़्यादातर समय पार्टी को दूं। तो इसमें परिवार का भी सहयोग आपके साथ रहा? नहीं, परिवार का पूरा सहयोग रहा। शुरू में थोड़ा नाराज़गी ज़रूर होती थी जब समय दे देता था जाने के लिए और पहुंच नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे उनको भी लग गया कि जो है ये सुधरेगा नहीं, तो इसलिए अब वो आपस में समन्वय स्थापित हो गया। अच्छा संजीव जी, जो जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि चुनाव से पहले, काफ़ी पहले, जब प्रत्याशियों का चयन हुआ भी नहीं था, तब आपने शिव कथा रखी थी दुधेश्वर नाथ मंदिर में, और क्या आपकी मंशा रही वो तो आप बताएंगे कि अच्छा धार्मिक आयोजन था, लेकिन ये चर्चा कहीं ना कहीं तब शुरू हो गई थी कि संजीव भाई बाबा दुधेश्वर नाथ की शरण में आए हैं और उनका आशीर्वाद चाह रहे हैं, और हजारों लोगों ने उस कथा का लाभ भी उठाया। तो क्या उसका उद्देश्य रहा था? देखिए, मैं तो शुरू से ही ईश्वर की शरण में हूँ। पिछले साल मैंने वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा कराई थी, तब मैं दोबारा अध्यक्ष बन गया था। अब की बार शिव पुराण कराई है तो अब मैं विधायक बन गया। लोग बड़ी चर्चाएं करते हैं, लेकिन मेरा इस सब चीज़ों से, मेरा अध्यात्म में बहुत रुचि है, और मैंने ये भी लिया है, प्रण भी लिया है कि प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई कथा मैं कराऊंगा। क्या बात! लेकिन बड़ा आनंद आता है जब लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं, अखबार में भी छापते हैं, तो अच्छी बात है। लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि शायद कथा कराने से या भगवान की शरण में जाने से कुछ लाभ होता है, तो और लोग भी इस तरह का आयोजन करेंगे। इसके लिए मैं जो अपने पत्रकार साथी और आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो लोग सुनेंगे इसको, निश्चित रूप से गया भी था दुधेश्वर नाथ, भगवान की शरण में लोग जाएंगे, इससे तो लोगों को लगेगा कुछ लाभ होगा इससे। यानी आपकी जो धार्मिक भावना, आपका जो अध्यात्म है, वो बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है, कांग्रेस और सपा के नेताओं जैसा नहीं है। नहीं, उस समय तो मुझे लगता है चुनाव की वो तो हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं थी, चुनावी प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई थी। लेकिन ये कथाएं वगैरह जो है, ये 6 महीने 8 महीने पहले ही बुक हो जाती हैं। बिल्कुल। और जिस समय ये कथा बुक हुई थी, उस समय तक लोकसभा के चुनाव भी नहीं हुए थे, टिकट भी नहीं हुआ था। उस समय तक नहीं पता था कि गाजियाबाद विधानसभा खाली होने वाली है। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आ गया, क्योंकि आप साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े भी रहते हैं, आपकी रुचि का काम भी है, और आप कहीं ना कहीं आयोजन भी कराते रहते हैं। तो वैसे पहले के मुकाबले तो इस समय शहर में साहित्यिक गतिविधियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन फिर भी अभी वो हमको देखने को नहीं मिल रहा माहौल जो दिल्ली में, भोपाल में या लखनऊ में दिखाई देता है। तो क्या इस क्षेत्र में भी कुछ प्रगति लाने के लिए आप विचार करेंगे, सोचेंगे? देखिए, ये तो अब गाजियाबाद में तो गतिविधि काफ़ी बढ़ी है। हाँ, पहले से बीच में एक समय ऐसा था 10 साल पहले कि बिल्कुल गतिविधि कुछ शून्य टाइप सी हो गई है। अब तो बड़े बड़े आयोजन, कवि सम्मेलन के, मुझे लगता है चाहे कोई भी महान, लेकिन इस प्रकार के लोगों को जो करते हैं उनको प्रोत्साहित भी करने की आवश्यकता है, और मुझे भी अगर मौका मिलेगा तो मैं भी इसके प्रति, अगर मुझसे जो कुछ काम हो पाएगा उसे जरूर करूँगा। अच्छा, जैसे आप अभी तक महानगर अध्यक्ष हैं और वो अब महानगर अध्यक्ष नए चुने भी जाने हैं, तो बहुत से नामों की चर्चा चल रही है। कहीं किसी ना किसी कोने से ये बात भी आती है कि संजीव भाई ही एक साथ 2 दायित्व संभालें। तो इसमें क्या कुछ आगे नज़र आ रहा है?
नहीं, मैं तो चूँकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने विधानसभा की दी है और लगातार 2 कार्यकाल भी मेरे हो गए हैं, तो मैं तो पार्टी का आभार ही व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया कि 2 बार अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष रहते रहते मुझे विधानसभा का टिकट दे दिया। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरे बाद जो अध्यक्ष बने वो एक सक्रिय व्यक्ति अध्यक्ष बने, जो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चले। बूथ और शक्ति केंद्र के जो हमारे संयोजक हैं, बूथ के जो अध्यक्ष हैं, उन सब की देखभाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और पार्टी में अपनी विचारधारा वाले लोगों को जोड़ें। अच्छा संजीव जी, ये एक रमन गुप्ता हैं, एक बड़ा जायज़ सवाल इन्होंने उठाया है और वो है गाजियाबाद में आवारा कुत्तों की संख्या को लेकर। ऐसा भी होता है किसी किसी दिन तो पूरे जिले में 150 से 200 लोगों तक को ये काटते हैं, लेकिन कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो इनके हितों में भी काम करते हैं, कुछ कानून ऐसा है, तो बड़ा एक बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है कि समस्या का समाधान भी हो जाए और कानून भी बचा रहे। तो इसमें क्या कुछ आप इस मामले को देखेंगे? इस मामले में अभी पीछे संसद में आदरणीय सांसद जी ने, अतुल गर्ग जी ने एक सवाल उठाया है और मुझे लगता है कि शायद कुछ हल वहाँ से निकलने की तैयारी में है। ये एक बड़ी समस्या है, इंदिरापुरम राजनगर एक्सटेंशन क्रॉसिंग, जहाँ पर इस प्रकार के ये पशु रहते हैं और हमारे ही लोगों के द्वारा उन्हें खाना दिया जाता है, तो उन्हें आदत पड़ जाती है वहाँ में, और उसके बाद वो फिर अकेले बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं या अकेले बच्चे होते हैं, उनको काट भी खाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। मैं भी इस पर प्रयास करूँगा। वैसे मुझे विश्वास है कि अतुल गर्ग जी, उस पर संसद में भी उन्होंने सवाल उठाया और इस पर शायद समिति गठित हो गई है। जी। अच्छा, ये आशीष मैत्र हैं, इन्होंने भी एक ऐसा सवाल उठाया है जो आज से 25-30 साल पहले मैं भी अमर उजाला में लिखा करता था, ट्रांसपोर्ट नगर। तो इनका कहना है 30-35 साल से बात उठ रही है लेकिन इसका समाधान नहीं होता और इसकी वजह से खासतौर पर बॉर्डर एरिया में साहिबाबाद की तरफ बहुत ज़्यादा जाम सड़कों पर रहता है। तो इसका कुछ समाधान ट्रांसपोर्ट नगर? जेन्युइन समस्या है ये भी। अभी आने वाली अगली समिति जो गाजियाबाद में होगी, जिला योजना समिति की बैठक, उसमें इस प्रस्ताव को पहले भी रखा गया है, इसको फिर एक बार बात करेंगे इसमें। और मुझे लगता है कि शायद इसके ईस्टर्न पेरिफेरल के आसपास इसको बनाने की कोई योजना है। जय अभिषेक राय हैं, ये प्रदूषण के मामले को लेकर चिंतित हैं और हम सब जानते हैं, रोजाना खबर चलती रहती है दिल्ली, एनसीआर और गाजियाबाद में। ये भी एक ऐसी समस्या है जिस पर कोई काम होता संजीव जी दिखाई नहीं देता। तो क्या इस मामले को आप लेकर चलेंगे आगे? ये नई समस्या है। मैं प्रदूषण के बारे में भी एक बार ये अच्छा ध्यान दिलाया है इन्होंने, और मैं इस पर भी अब की बार जो अगला सत्र होगा, या तो इस पर विधानसभा में ये सवाल उठाऊंगा या सारे इनके आंकड़े मैं इकट्ठा कर कर एक बार, और यहाँ के जो पॉल्यूशन अफसर हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनसे बात करके इस विषय को गंभीरता के साथ उठाऊंगा। ये वास्तव में गंभीर विषय है जो मेरे संज्ञान में इन्होंने लाया है। अच्छा संजीव जी, हम जैसे संभल में देखते हैं और विधानसभा से तो आप लौटे ही हैं, मुख्यमंत्री भी बहुत इस पर बोले हैं। इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा अब देखने को मिल रहे हैं कि कुछ पुरानी जगह उनको एक पक्ष अपना बताता है, दूसरा अपना बताता है। चलिए, ये तो एक सामाजिक विषय होता है, लेकिन इस पे फिर राजनीति होती है। एक पार्टी, समाजवादी पार्टी, फिर एक तरफ खड़ी दिखाई देती है, बीजेपी दूसरी तरफ खड़ी दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं इसमें फिर तनाव बढ़ता है। तो इसका क्या आप अपनी राजनीतिक समझ के हिसाब से क्या इसका समाधान आप मानते हैं, क्या आप अपील करना चाहते हैं? देखिए, ये संभल का विषय हुआ। संभल के विषय में विधानसभा में सबसे पहले हंगामा किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, लेकिन जब तथ्य निकल कर आए, सत्यता सब सामने आई कि किसी ने याचिका डाली और हाई कोर्ट ने उसे सर्वे करने के उनका आदेश दिया कि सर्वे करना है। सर्वे करने पर जब टीम पहुंची, तो निश्चित रूप से जब सर्वे करने वाली टीम पहुंचेगी तो प्रशासन उसे साथ रहेगा। प्रशासन, वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, उन्होंने सर्वे करने के समय पत्थरबाजी की। जब पत्थरबाजी की, कई पुलिस के लोग घायल हो गए, तो पुलिस ने लाठीचार्ज की, गोली चलाई। उस समय 1-2 लोगों की मौत भी हो गई, वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन प्रशासनिक कार्यों में दखलंदाजी देना भी मुझे लगता है एक अपराध है। और 1978 में संभल में ही कई हजार लोग इसी प्रकार से हिंदू मारे गए थे। तो जब वहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे और उन्होंने बताया कि जी वहाँ उत्तेजक नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगे, तो जय श्री राम, मुख्यमंत्री ने कहा कोई बुरी बात नहीं है, हम तो राम राम करते हैं। पश्चिम के लोग तो जब शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से ही शुरुआत करते हैं, राम राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, और अंत में जब हमारे यहाँ मृत्यु हो जाती है तब ले जाते हैं, तब भी राम नाम सत्य कहते हैं।
तो जय श्री राम कोई उत्तेजक बात नहीं है, लेकिन वो लोग, उन्होंने कहा कि अगर हम अल्लाह अकबर पर आपत्ति जताएं तो आपको कैसा लगेगा, बात सत्य है, लेकिन उस चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना ये भी गलत है। तो अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, और सत्यता यह है कि वो जो मोहल्ला था, वो मोहल्ले में वैश्य लोग रहते थे सबसे पहले, और उन वैश्य लोगों को वहाँ तक खदेड़ दिया गया, और खदेड़ने के बाद उन मंदिरों पर ताला लगा दिया गया। तो अब जब ये बात निकल कर आई है, तब उन लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा है, और संभल को बिल्कुल एक तरीके से किलेबंदी कर दी गई है कि संभल में कोई हिंदू भाई ना रहे। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं कि हिंदुस्तान में रहने के बाद भी जो हिंदुओं को कचलने की कुछ भावनाएं हैं, उन भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना चाहिए और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। अगर वहाँ पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया तो सर्वे होते रहना चाहिए था। सर्वे होकर जो सही बात है वो, अगर आप सही बात को कुचलने का प्रयास करोगे तो गलत बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में या मोदी जी के राज्य में नहीं चलेगा। अच्छा, अगर हम सेंटर की राजनीति की बात करें, गाजियाबाद बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ, तो अक्सर संसद में देखते हैं, संसद के बाहर देखते हैं, अभी धक्का मुक्की भी हुई है, उस संविधान की कॉपी लहराते कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी दिखाई देते हैं। तो चूंकि आप राजनीतिक सिस्टम में अंदर तक पहुंचे हुए हैं और अब तो आपने भी संविधान की शपथ ली है विधायक होने के नाते, तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे में कुछ जान है क्या? ये क्यों ये लोग ऐसा मुद्दा उठाकर ये भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं? केवल राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी को लगता है कि एक फोटो अभी आया था जिसमें राहुल गांधी जी खड़े हैं और अंबेडकर जी की मूर्ति पैरों में रखी हुई है, वो बहुत वायरल हो रहा है। दूसरा, जिस संविधान की बात ये करते हैं, 80 बार से ज़्यादा इन्होंने संविधान को परिवर्तन किया है। आजम खान जी जो समाजवादी पार्टी के नेता, उनका भी वायरल हो रहा है आजकल, वो संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में कितनी अनर्गढ़ टिप्पणी कर रहे हैं। केवल इनका कोई विचार नहीं है, इनका विचार ये है कि मुस्लिम हमारे साथ हैं, दूसरी जो समाज है ये एससी समाज के लोग हमारे साथ हो जाएं, तीसरे व्यक्ति को हम टिकट दे देंगे तो ये जो अयोध्या में जो गठजोड़ हुआ इस प्रकार से गठजोड़ हो जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। इनकी कोई मंशा भारत का विकास या उत्तर प्रदेश का विकास या देश का विकास करने की कोई मंशा नहीं है। केवल शोर मचाकर ये लोग जो विकास कार्य हो रहे हैं प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, उन्हें बाधित करना चाहते हैं और जातिवादी राजनीति करना चाहते हैं, जबकि भाजपा के लोग विकास का काम करना चाहते हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। हम सब लोग हिंदुस्तान में रहने वाले, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को अपना नागरिक समझते हैं, अपने देशवासियों को अपना देश का हिस्सा समझते हैं, जबकि ये लोग डिवाइड करना चाहते हैं सब लोगों को, जातियों के अंदर वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं। अच्छा संजीव जी, आखिर में मेरा एक सवाल, मुझसे कई लोगों ने कहा कि मैं पूछूं कि राजनीति में संजीव शर्मा बनने के लिए क्या करना चाहिए? मेहनत और धैर्य ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लगन के साथ आप अपना काम करें, समय दें। बहुत सारी चीज़ों को बलिदान भी करना पड़ता है जी। बहुत सारी जगह ऐसा है कि आपको मनोरंजन के लिए जाना है, लेकिन पार्टी का आदेश आ गया तो, और उस दिन जरूर आएगा पार्टी का आदेश या पार्टी का कार्यक्रम जब आपको कहीं जाना होता है तो उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। अभी तो कार्यालय गाजियाबाद से मेरठ चला गया, वरना जब गाजियाबाद कार्यालय था तो लगातार बड़े अधिकारी आते थे, तो सुबह से ट्रेन से लेकर उन्हें रात तक ट्रेन में छोड़ना और दिन भर पार्टी का काम करना। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है। राजनीति में सबको लगता है विधायक सांसद बनना बहुत आसान है, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचना, सब कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना, क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करना, परिवार को संतुष्ट करना एक बड़ी बात है और आपस में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। चलिए, आखिर में गाजियाबाद की जनता के लिए कोई मन की बात, कोई संदेश आप? संदेश क्या, मैं तो गाजियाबाद की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध भी करूँगा कि आपको कहीं कोई समस्या गाजियाबाद में ऐसी लगती हो कि जिसे संसद में या विधानसभा में उठाना या प्रशासनिक रूप से उठाना बहुत आवश्यक है, तो मैं उस समस्या को ज़रूर सुलझाऊँगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे घर पर, मेरे कार्यालय पर आप मिल सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग हैं तो मुझे आप बुला सकते हैं, मैं आपके यहाँ जाऊँगा। लेकिन कोई भी बात है उसका बैठकर ही समाधान होगा या प्रशासनिक रूप से समाधान होगा, तो मेरे दरवाजे भी खुले हुए हैं और आप जब बुला सकते हैं तब मैं भी आपके बीच में आ सकता हूँ। मेरा यही सब लोगों से प्रार्थना है। तो मित्रों,
आपको अगर मुझसे मिलना है, किसी मुद्दे पर बात करनी है, तो आप मेरे घर भी आ सकते हैं, मेरे ऑफिस आ सकते हैं, और मैं भी आपके दरवाजे पर आ सकता हूं। ये कहना है हमारे विधायक संजीव शर्मा जी का। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और बहुत अच्छी तरह आपने सब सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज। नमस्कार।